तो देखो आज के क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब आप अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो पढ़े, आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक का पढ़ा हुआ सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अभी तक का, वो सारा चीज इन्वॉल्व होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि डेली लाइफ का यूज होने वाला है ना, चीज है ना, यहाँ यूज हो रहा है। आखिर उसके पीछे जो आपके घर में एसी जनरेटर है या जो भी कहीं भी आप देख रहे होंगे जनरेटर जो काम कर रहा है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। तो ऐसा बहुत सारा फेनोमेनन जो डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आपको डिस्कस करना है। चीजों को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक वर्ड के आगे पीछे चलता है और वो टर्म कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ही वो बेसिक थ्योरी है जिसके बेसिस पे फैराडे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप जैसे मान लो आपके सामने एक कॉइल बना के रखा गया है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इस कॉइल को आप है ना सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। अगर इसमें आप करंट को भेजेंगे तो करंट अपना एक बी फील्ड तैयार करेगा। बी फील्ड आपको लगभग यहाँ पे एक शैडो टाइप में है ना, बी फील्ड को दिखाने का एक तरीका आपके सामने है। कोई भी पर्टिकुलर कॉइल का एक टर्न का एरिया ले लीजिए, मान लीजिए ये टर्न है, तो इससे जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, उससे जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रखे हैं। तो पूरा का पूरा थ्योरी है ना यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। फैराडे का एक्सपेरिमेंट जो हमारे ईएमआई को है ना पूरा का पूरा एक अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया हुआ कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर बोला जाए तो जो भी आपके सामने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है वो दो तरीके से आता है। या तो उसको थ्योरी दे के बाद में उसका प्रैक्टिकल करके प्रूफ कर दिया जाए, या वो केवल थ्योरी के ही हिसाब से चल रहा है, या फिर एक्सपेरिमेंटली अगर किसी चीज को देखा जाता है तो फिर उसको उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक लॉ डेवलप किया जाता है, लॉ, नेचर का लॉ आपको बताया जाता है। फैराडे एक एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट सेटअप आपके पास है। क्या हो रहा है अगर तुम गौर करोगे तो मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक या दूर आ रहा है तो बल्ब जलता है, और कहीं भी अगर मैग्नेट रुक जाता है तो आप देखोगे कि बल्ब है ना बुझ जाता, बंद हो जाता है। इस पूरे फेनोमेनन में क्या हो रहा है उसी को तो एक्सप्लेन करना है। चैप्टर का आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें तुम शुरुआत यहीं से करोगे, ठीक है। अब इस मैग्नेट के आगे पीछे करने से, जब ये मैग्नेट आगे पीछे कर रहा है तो तुम गौर करो कॉइल से क्या चेंज हो रहा है। तो कॉइल पे अगर आप गौर करोगे तो कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉइल के साथ जो जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बदलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कॉइल से बदल रहा है इसका मतलब फ्लक्स बदल रहा है। तो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट आपके सामने है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको देखते हैं, फिर एक एक चीज है ना लेके चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो तुम्हारे डिस्कशन में है दैट इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग फाई सफिक्स में बी से दिखाते हैं। मान लो जैसे तुम्हारे पास ये दिया हुआ एक सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल के डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर, और विफील्ड इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो जितना भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के साथ एसोसिएटेड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी फील्ड एंड एरिया वेक्टर बी ए कॉस थीटा। जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रखे हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई ए कॉस थीटा, याद आया? तो यहाँ पे वो टर्म एग्जिस्ट करता है बी ए कॉस थीटा। देखो तीन स्पेशल केस। अगर हमारे पास
दिया हुआ सरफेस ऐसा है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिए गए बी फील्ड के डायरेक्शन में हो, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और ऐसे केस में अगर 0 हुआ तो फ्लक्स हो गया हम लोगों का b इंटू ए। दूसरा केस, अगर ऐसा हो कि एरिया वेक्टर और अप्लाइड बी फील्ड का डायरेक्शन हो अपोजिट, एरिया वेक्टर और अप्लाइड बी फील्ड का डायरेक्शन हो अपोजिट, थीटा है 180 और हमारे फ्लक्स का वैल्यू है माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिया गया एरिया वेक्टर और बी फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, थीटा का वैल्यू हो 90 डिग्री एंड देन फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू 0। सो स्पेशल केसेस जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ रखे हैं उसको आप यहाँ यूज करें। अगर एरिया वेक्टर और दिया गया बी फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो प्लस बी ए, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी, और अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स का वैल्यू 0। ऐसे समझ सकते हो कि बी फील्ड अगर सरफेस के साथ पैरेलल है, मान लो जैसे ये सरफेस है और बी फील्ड इसके साथ पैरेलल है, तो बी फील्ड का कोई भी हिस्सा इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, और अगर बी फील्ड का कोई हिस्सा, कोई पोर्शन एरिया को कट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स नहीं होगा। केवल और केवल वही पर्टिकुलर बी फील्ड जो एरिया को परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार करता, वही फ्लक्स बनाता है। तो अगर दिया गया बी फील्ड एरिया के साथ या सरफेस के साथ पैरेलल है तो वो उसको कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, ये तीन चीज ध्यान रखना। इससे भी आगे अगर तुम बढ़ना चाहो तो याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है, फोर्थ बता रहे हैं हम आपको, कि कोई दिए गए एरिया से जो रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल होता है। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल दें, मान लो एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर से ए डिस्टेंस अवे एक स्क्वायर रखा हुआ है, इस स्क्वायर का अपना एज लेंथ है एल। हम तुमसे बोल दिए कि देखो भाई जो स्क्वायर है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। तुम जरा ये सोच के बताओ कि जो हमारे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का जो बी फील्ड है, जहां स्क्वायर बना वहां, क्या वो बी फील्ड कांस्टेंट है? क्या वो बी फील्ड कांस्टेंट है? नहीं। अच्छा, कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल है। बताओ तो उस बी फील्ड का इक्वेशन। कोई स्ट्रेट वायर जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, उससे आर डिस्टेंस अवे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला बोलिए। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इनटू एल स्क्वायर। फिर से, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इनटू एल स्क्वायर। 4 पाई इनटू 2 पाई ए, सॉरी, बाय 2 पाई ए। फिर से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू एल स्क्वायर। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एल स्क्वायर। सर मतलब आप इंडक्शन का पूछे ना? हाँ, बी फील्ड का पूछ। हाँ सर, बी फील्ड तब एल स्क्वायर नहीं होगा। बोलो बी फील्ड। म्यू नॉट बाय 2 पाई आई आर। विशाल कुमार देख लिए, देख के बोल दिए। देख के नहीं, सब पढ़ाए थे तो याद हो गया सर। चलिए बढ़िया। आर डिस्टेंस अवे जो बी फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो आर के साथ ये इन्वर्सली है, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाइएगा बी फील्ड घटेगा। अब अगर तुमसे कोई बोल दे फ्लक्स निकालने कि भाई इस स्क्वायर से फ्लक्स निकालिए, तो बी फील्ड तो है वेरिएबल, तो बी फील्ड अगर वेरिएबल है तो फ्लक्स निकालने के लिए यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस, यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस। सबसे पहले बी डॉट डी ए करो। डी ए मतलब एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लो, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मान लो थिकनेस है डी आर,
तो क्या हम इसका स्मॉल एरिया लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ? तो आपको लिखना है दैट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी फील्ड के जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर और एरिया के जगह पे L इंटू डी आर। अब अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो ये जो आपके सामने स्मॉल फ्लक्स आया है उसको इंटीग्रेट कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर L इंटू डी आर, 2i बाई आर L इंटू डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन का लिमिट, कहां से कहां तक बोलो तो? हाँ बिल्कुल सही, a से लेके a प्लस एल तक, a से लेके a प्लस एल तक। सॉल्व कर लीजिए भाई, कैलकुलेशन देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i और l बाहर, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन बोलो, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर ln r, कहां से कहां तक? तो a से लेके a प्लस एल तक। लिमिट पुट कर दो, जो आया वही आंसर। तो बेसिकली सबसे पहला टर्म जो तुम्हारे सामने रखा गया दैट इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी भी पर्टिकुलर दिए गए सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करे। जितना भी दिया गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी दिए गए एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसको मेजर करने का तरीका है एज ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो इट इज बी ए कॉस थीटा। 3 स्पेशल केस है, बी और ए सेम डायरेक्शन, अपोजिट, परपेंडिकुलर। और कभी कभी ऐसा होता है कि बी फील्ड होता है वेरिएबल। अगर आपका बी फील्ड है वेरिएबल, अगर आपका बी फील्ड है वेरिएबल, अगर आपका बी फील्ड है वेरिएबल, देन यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस, देन यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस। अगर बी फील्ड है वेरिएबल देन यू हैव टू गो थ्रू कैलकुलस। क्या यहां तक क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलिए आइए अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है? फैराडे का जो ईएमआई में किया गया एक्सपेरिमेंट है वो एक घटना से स्टार्ट होती है, एक इंसिडेंट से। फैराडे जैसे आप अपने घर में घुसते हैं तो दरवाजा खोलते हैं। फैराडे जब अपने लैब में इंटर करते थे दरवाजा खुलता था, जैसे ही दरवाजा खुलता था सामने में एक गैल्वेनोमीटर लगा था, वो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता था। उस डिफ्लेक्शन को जब फैराडे बार बार ऑब्जर्व किए कि जब भी इस रूम में घुसा जाता है वहां पे एक डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में, तो देखना स्टार्ट किए कि आखिर इस रूम में इंटर करते समय होता क्या है जिससे वहां डिफ्लेक्शन होता है। तो वो पाए ऐसा कि दरवाजे के पीछे एक मैग्नेट लगा है और जब भी दरवाजा खुलता है मैग्नेट हिल जाता है, और मैग्नेट के हिलने से वहां गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होता होगा। जब उनका ध्यान इस बात की तरफ गया तो वो एक एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार किए सामने है। वो एक क्वाइल लिए, उस क्वाइल के एक्सिस के अलोंग में एक मैग्नेट को क्वाइल के नजदीक दूर नजदीक दूर नजदीक दूर बार बार किया गया। देखा गया जब कभी भी क्वाइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है, जब कभी भी क्वाइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है, गैल्वेनोमीटर बोलो या यूं कहो बल्ब, बल्ब है तो जलता है, गैल्वेनोमीटर है रीडिंग शो करता है। बल्ब है तो जलता है, गैल्वेनोमीटर है तो रीडिंग शो करता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है। अब उनका ध्यान गया कि आखिर यहां क्या हो रहा है ऐसा मैग्नेट के नजदीक या दूर करने से जिससे एक बल्ब जलता है या गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आता है। तो यहां पे उनका ध्यान गया मैग्नेट के नजदीक या दूर करने से जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअली क्वाइल से जो जुड़ा हुआ है उसमें बदलाव होता है। मैग्नेट जितना नजदीक जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा हो जाता है क्वाइल के एसोसिएटेड, और मैग्नेट जितना दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही कम होता है क्वाइल से एसोसिएटेड। अब
उनका ध्यान गया कंक्लूजन पे कि आखिर जो हम एक्सपेरिमेंट किए उसका मतलब क्या निकलता है। तो उनका कहना था जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन करा जाता है, गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई रीडिंग शो होता है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला जाएगा, जब रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी कॉइल से जुड़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला जाएगा, कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ डेवलप करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर ये सर्किट आप क्लोज करके रखे हैं अगर ये सर्किट आप क्लोज करके रखे हैं तो उसी ईएमएफ की वजह से उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड दिस होल फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जब कभी भी हम लोग कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन करते हैं, बल्ब में या गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप होगा जिसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट होगा जिसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इस फेनोमेनन को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो थोड़ा लिखना पड़ेगा फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फिगर बनाने का जगह छोड़ दो, फिगर बना लेना, यहाँ एक्सपेरिमेंट लिखो। लिखो whenever there is relative motion between coil and magnet, whenever there is relative motion between coil and magnet, comma, bulb start glowing or galvanometer shows non-zero deflection, or galvanometer shows non-zero deflection, galvanometer shows non-zero deflection. आगे लिखो कंक्लूजन। लिखना इसमें whenever magnetic flux related with any coil or loop changes, whenever magnetic flux related with any coil or loop changes, comma, there is an EMF induced in that coil, there is an EMF induced in that coil, known as induced EMF or electromagnetic EMF, induced EMF or electromagnetic EMF, and if circuit is closed,
it will produce, and if circuit is closed, comma, it will produce induced current. It will produce induced current. Full stop. This whole EMF, this whole phenomenon, is known as electromagnetic induction. This whole phenomenon is known as electromagnetic induction. ब्रैकेट में EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ब्रैकेट में EMI. क्या हो गया सभी का? यस सर, हो यस यस सर. चलो सोच के बताना जरा, सोच के बताना जरा. अगर कोई एक ट्रेन चल रहा है, उसके इंजन पे एक कॉइल लगा दें और उसका गार्ड का जो बोगी होता है पीछे में, वहां एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दें, तो जब वो पर्टिकुलर गाड़ी चलेगी तो क्या वहां पे EMI का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर जो इंजन पे लगा है? नो सर. क्यों नहीं? दोनों तो फिक्स है ना सर. दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. रिलेटिव मोशन होगा, फ्लक्स बदलेगा, तभी EMF इंड्यूस्ड होगा. खाली मोशन से नहीं होगा, फ्लक्स बदलना चाहिए. फ्लक्स के लिंकेज से भी नहीं होगा, फ्लक्स बदलना चाहिए. क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर. अभी मेरा दोनों हाथ अगर एक ही वेलोसिटी से लेफ्ट या राइट जाएगा तो क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है? इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन नहीं बदल रहा. बोलो सही है? तो ऐसे केस में आपका EMI इंट्रोड्यूस नहीं होगा. फ्लक्स बदलना चाहिए. वर्ड है फ्लक्स बदलना चाहिए. फ्लक्स होने से नहीं होगा, फ्लक्स बदलने से होगा. बोलो समझ में आ रहा है? ठीक. अब यहां आया फैराडे का लॉ. ये मैग्नेट हमारा इस पर्टिकुलर एक्सिस पे आगे पीछे कर रहा है और आप देख रहे हो कि जब वो आगे आ रहा है तो भी करंट फ्लो कर रहा है, जब वो पीछे जा रहा है तब भी करंट फ्लो कर रहा है. जैसे ही ये इसको आप पकड़ लेंगे, एक जगह पे रोक देंगे तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो आखिर जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है या जो EMF डेवलप हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या? तो फैराडे का कहना था कि जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है. जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है हमारे इस कॉइल के अंदर, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है. मतलब कॉइल से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो समय के साथ तेजी से अगर चेंज करा तो ज्यादा EMF, और अगर वो स्लोली चेंज करा तो कम EMF. मतलब मान लो ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, और ये कॉइल मैग्नेट के नजदीक में ऐसे आ रहा, स्लोली फिर दूर जा रहा है. एक बार. दूसरी बार थोड़ा फास्ट, फिर दूर, फास्ट 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 फास्ट. तो जब हम मैग्नेट को फास्टली मूव करा रहे हैं तो कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तेजी से चेंज कर रहा है. बोलो सही है? यस सर. जितना तेजी से फ्लक्स चेंज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू उतना ज्यादा होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड EMF उतना ज्यादा होगा. और डायरेक्शन के लिए यहां लगता है माइनस.
तो फैराडे का लॉ क्या कहता है? फैराडे का लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी कॉइल और लूप विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखिए जरा लॉ, लिखिए लॉ सब कोई कॉपी पे। फैराडे का लॉ लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, induced EMF in any coil or loop, induced EMF in any coil or loop will be equals to induced EMF in any coil or loop will be equals to negative of rate of change of magnetic flux, negative of rate of change of magnetic flux, negative of rate of change of magnetic flux। चलो अब देखो यार, if coil have n number of turns, अगर coil के पास n number of turns है तो induced EMF का वैल्यू हो जाएगा माइनस n d phi b by dt। नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n लेके चलिए, ठीक है। एक बार अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिए, एक बार अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिए तो याद रखना, अगर करंट इंड्यूस्ड निकालना है तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड आया है उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ये जो लूप आप यूज कर रहे हो वो तो वायर का बना है, उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा। तो अगर आप यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी है, लेकिन अगर करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, जो वहां पे रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करो, ये करंट का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप dq लिखना चाहते हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया, मान लो ये क्रॉस सेक्शन पकड़ लो, ये क्रॉस सेक्शन पकड़ लो, इस क्रॉस सेक्शन से कोई ना कोई चार्ज तो फ्लो किया होगा, समझ रहे हो क्या? यस सर। जब करंट फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई चार्ज तो इस क्रॉस सेक्शन को पार किया होगा, अगर उसको निकालना है dq, तो यहां लगाओ i डॉट dt, डाटा पुट करो थोड़ा, E इंड्यूस्ड बाई r डॉट dt, फिर से देखो E इंड्यूस्ड को लिख सकते हो माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, यहाँ एक r है और एक dt से मल्टीप्लाई है, ये dt dt कट गया, dt dt कट गया, तो तुमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो dq आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा माइनस n बाई आर डी फाई बी। आप इस चीज पे गौर करो, अगर q चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस n बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बी। आप है ना वहां से लेके यहां तक के पूरे डिस्कशन में एक चीज पे गौर कीजिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी टाइम के साथ इनवर्सली है, निगेटिव साइन मत लेना, वो डायरेक्शन का डिसीजन लेता है। dt के साथ इनवर्सली है, करंट में भी dt नीचे आएगा, लेकिन चार्ज में अगर देखो तो कहीं भी टाइम नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ये दोनों समय पे डिपेंड करता है, अगर समय ज्यादा लगेगा तो ईएमएफ और करंट कम होगा, समय कम लगेगा ईएमएफ और करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो ज्यादा होगा। लेकिन चार्ज को इससे कोई मतलब नहीं, चार्ज केवल फ्लक्स के चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज केवल फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है, उसको समय से कोई मतलब नहीं।
क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। एक मिनट जैसे अंकुर, तुम क्या कर रहा है? तुम भी पढ़ रहा है इसमें? तुम तो पढ़ लिया ना? फिर भी सर रिवीजन हो जा रहा ना मेरा। अभी पढ़ाई करके उठे तो कुछ करने को था नहीं, तो सोचा क्लास ही देख लेते हैं फिर से। तुम हाँ ना बोलेगा तो तुम मैंने पहले पढ़ रखा है, समझा? तुम चुप रहेगा। ठीक है सर। जो नहीं पढ़ा उन लोगों को पढ़ने। तुम सुनो, समझो, रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। तो देखो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो टाइम पे डिपेंड करा, जो करंट इंड्यूस्ड है वो भी टाइम पे डिपेंड करा, जो फ्लक्स, जो हमारा चार्ज है वो समय पे डिपेंड नहीं किया। मतलब अगर फ्लक्स का चेंज फास्ट करोगे या स्लो करोगे तो ईएमएफ और करंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फ्लक्स का चेंज अगर सेम रखते हो, चाहे वो धीरे धीरे करो या फास्ट करो, चार्ज को इससे कोई मतलब नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब आइए दूसरा चीज, एवरेज। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एवरेज वैल्यू भाई वही चीज रहेगा, बस डी के जगह डेल यूज होगा। माइनस एन फ्लक्स का फाइनल माइनस फ्लक्स का इनिशियल, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। इसी तरह अगर करंट का एवरेज निकालना रहा तो जो भी आपका ईएमएफ का एवरेज आया है उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड, मतलब माइनस एन डेल फाई बी बाई डेल टी, नीचे एक आर आएगा। और अगर आपको चार्ज चाहिए तो आई के एवरेज वैल्यू को डेल टी से मल्टीप्लाई करो, फिर से तुमको वही रिजल्ट आएगा, माइनस एन बाई आर डेल फाई बी बाई डेल टी मल्टीप्लाइड विथ डेल टी, दोनों डेल टी कटा तो चार्ज का वैल्यू हो गया माइनस एन बाई आर डेल फाई बी, माइनस एन बाई आर डेल फाई बी। तो देखो दोनों जगह जो डिस्कशन हुआ, पिछला जो डिस्कशन हुआ वो इंस्टेंटेनियस था, इंस्टेंटेनियस था, किसी खास इंस्टेंट पे था, उसमें भी चार्ज टाइम से इंडिपेंडेंट था। और जो अभी आप डिस्कस किए एवरेज एक इंटरवल के ऊपर, उसमें भी जो चार्ज है वो टाइम से इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहां तक का जो डिस्कशन है उस पोर्शन के लिए हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। आपके पास ये एक कॉइल है या लूप है, कॉइल है या लूप है मान लेना, कुछ भी स्क्वायर टाइप, इसको आप अंदर खींचना स्टार्ट किए, फिर थोड़ी देर के बाद ये कुछ अंदर कुछ बाहर ऐसा है, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंच गया, फिर थोड़ी देर के बाद ये दूसरे एंड से बाहर निकलने लगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से बाहर आ गया। समझ गए? इसको 1 कह दिए, इसको 2 कह दिए, ये 3 फिगर है, ये 4 फिगर है, और ये 5 फिगर है। सोच के बताओ, फिगर देखो अच्छे से, किस किस फिगर के अंदर तुमको लगता है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डेवलप है, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे ईएमएफ बोलो। वन टू थ्री फोर फाइव,
कौन कौन से फिगर में तुमको लग रहा है कि हाँ उसी इंस्टेंट पे फ्लक्स चेंज कर रहा है? 2, 3 और 4। 3 नहीं है, 2 and 4। यस सर, उसके तो कांस्टेंट हो गया। हाँ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ 2 and 4। देखो इस टाइम बताया ना 3 में नहीं है। 3 में इसलिए नहीं है क्योंकि 3 में जब ये कॉइल घूम रहा है अंदर में तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है ना। यस सर। इस समय जब ये 2 के थ्रू अंदर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, बोलो सही है? यस सर। और जब 4 में वो खींच के बाहर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है। मतलब 2 के समय में भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है और 4 के समय में भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो 2 और 4 ऐसा इंस्टेंट है जहां इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट, इंड्यूस्ड करंट होगा। लेकिन 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 अगर हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में बोले तो E1, E3 और E5 ये तीनों वैल्यू 0 है। 1 के समय में फ्लक्स का चेंज हो ही नहीं रहा तो उस समय इंस्टेंटेनियस ईएमएफ 0 है। 3 के समय जितना फ्लक्स था वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। हम शुरुआत में बोल चुके फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, फ्लक्स का चेंज ईएमएफ इंड्यूस करता है। इज दिस क्लियर? यस सर। 5 में भी वही बात। अब देखो एवरेज, बताओ 1 और 2 के बीच एवरेज ईएमएफ है या नहीं? 1 और 2 के बीच एवरेज ईएमएफ है या नहीं? चलो रुक जाओ। 1 में बताओ फ्लक्स कितना है? 1 वाले फिगर में फ्लक्स कितना है? 0 है। 2 वाले फिगर में फ्लक्स इतने एरिया के कारण होगा। यस सर। यस सर। तो फ्लक्स में चेंज हुआ ना कुछ तो हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पे ई एवरेज नॉन जीरो है। जब हम बात कर रहे हैं 1 और 3 में, यहाँ भी ई एवरेज नॉन जीरो है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 1 और 5 में तो यहाँ का ई एवरेज 0 है। बोलो क्यों 1 और 5 में 0 क्यों? तो 1 में भी 0 है और 5 में भी 0 है। बिल्कुल सही, 1 में भी 0 है और 5 में भी फ्लक्स 0 है। तो फ्लक्स का चेंज ही नहीं हुआ और जब फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 0। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलिए भाई, किसी को डाउट? नो सर। ठीक, मेरे अब चलो थोड़ा आगे एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा कर ले। बताओ क्वेश्चन का आंसर बोलो। अब आपका काम स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन का आंसर बोलो। सर 0 होगा सर। क्यों 0 होगा? कांस्टेंट मैग्नेटिक बी फील्ड है इसलिए। बिल्कुल सही, कांस्टेंट बी फील्ड भी है और एक और चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन। अगर ये बी फील्ड प्लेन के पैरेलल है तो फ्लक्स जो बी फील्ड का है वो 0 है, बी फील्ड भी कांस्टेंट है, फ्लक्स चेक का वैल्यू ही नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू भी कितना है? 0। अभी बोलो। लिखा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल सो द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इज कांस्टेंट। बोलो BA। क्या क्या BA? जो आप BA बोले वो क्या है? फ्लक्स। ये फ्लक्स है। वेरी गुड। लेकिन आपसे क्या पूछा है?
तो ईएमएफ जो आप इंड्यूस निकालिएगा वो डी फाई बी बाई डी टी निकालेंगे ना, या नंबर ऑफ टर्न्स रहता तो ये रहता। अब यहाँ b बाई डी टी कर दिए b और a को, हम तो बस लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, बताइए आंसर। फिर से बोलिए, आंसर 0 है। आंसर 0। क्यों? क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है ही, जो हमारा बी फील्ड है वो भी कांस्टेंट है। बोलो सही है? तो ना बी फील्ड बदला, ना बी फील्ड बदला, ना एरिया बदला, ना नंबर बदला, तो ईएमएफ कहां से आएगा? फ्लक्स ही नहीं बदला तो। बोलो समझे? ये तो हम लोग कर लिए ना, ये तो हम लोग कर लिए ना। चार्ज क्यू दैट फ्लोज, ये हम लोग अभी कर रखे हैं। चार्ज क्यू होता है ना माइनस एन बाई आर इंटू डेल फाई, अभी किए थे। माइनस एन बाई आर, ये फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ये लिखा। एन अगर 1 होगा तो 1 बाई आर आ जाएगा, बस और कुछ। चलिए जी, ये चीज था। अब जो माइनस साइन आप यूज किए हैं ना, उसके लिए आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन आ गया। माइनस साइन जो आप यूज कर रहे हैं, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसका माइनस साइन, आखिर उसका डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करेंगे? डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करेंगे, समझना बहुत ध्यान से। लॉ का नाम है लेंजेस लॉ, और ये लेंजेस लॉ एक तरह से धोखेबाजी का प्रतीक है, धोखा देने का प्रतीक। मतलब जब ले रहे थे ऑफलाइन क्लास तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, वहां सामने दिखता है सब कुछ तो बोलने में बनता है। अभी आप ऐसे सोच लीजिए, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बनने के पीछे का कारण क्या था? बताओ तो। जो आप शुरुआत से आज कारण पढ़े कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट, उसके बनने का कारण क्या था? बोलो तो। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। बोलो सही है? यस सर। अभी आप केवल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलिएगा तो आप देखें ना, अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन ईएमएफ नहीं है। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स पे आप पूरा भरोसा ना करें, मैग्नेटिक फ्लक्स रहने के बावजूद भी ईएमएफ 0 हो जाता है। तो आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज या मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, ऐसे सोचो। लेंजेस लॉ कहता है कि जब किसी कॉइल से या लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसके चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। बिल्कुल सही। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से करंट प्रोड्यूस करता है कि जिस चेंज की वजह से ये ईएमएफ बना है उसी को अपोज करे। मतलब मैग्नेट के नजदीक आने से अगर इसमें ईएमएफ बना है, मैग्नेट के नजदीक आने से अगर इसमें ईएमएफ बना है तो इसको नजदीक आने से रोकेगा। मैग्नेट के दूर जाने से अगर इसमें ईएमएफ बना है तो इसको दूर जाने से रोकेगा। जिस चेंज की वजह से ये बनता है, ये उसी चेंज को अपोज करता है। जिस चेंज की वजह से ये बनता है, उसी चेंज को अपोज करता है। लेंजेस लॉ, ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं इस पर। लॉ लिख लीजिए थोड़ा, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ लिखना इसमें। According to this law, the direction of induced EMF, is in such a way, the direction of induced EMF is in such a way
so that it produces an induced current in such a way, so that it produces an induced current in such a direction, which produces an induced current in such a direction that it opposes in such a direction that it opposes the change, it opposes the change which produce it opposes the change which produce it opposes the change which produce it. ये लेंजेस लॉ। अब थोड़ा गहराई से इस चीज को समझना। देखो, ये तुम्हारे पास एक कॉइल है और इसके एक्सिस पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नजदीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में इंटर कर रहा है। मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला है, मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला है और कॉइल में इंटर करेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी फिगर में बना सकते हो कि कॉइल अगर केवल देखना है तो इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब आप कॉइल को मैग्नेट के बगल में रखिएगा तो आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर है तो आप मान के चलिए कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है। बोलो सही है? यस सर, यस सर। दूसरा, 4 फिगर पहले बनाएंगे, आराम से देखना समझना। इस बार भी नॉर्थ साउथ है, तो आप बोल सकते हो कि नॉर्थ अगर नजदीक है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है। ठीक, अब आप देखिए ऐसे थर्ड फिगर, मैग्नेट का साउथ पोल है, तो साउथ पे तो खुद फील्ड लाइंस ऐसे बनता है, तो आप ये मान सकते हो कि कॉइल अगर लोगे तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आता हुआ दिखेगा, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आता हुआ दिखेगा, लाइक दैट। ये साउथ नॉर्थ, फिर से आप बोल सकते हो कि कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आता हुआ दिखेगा। ये अब जरा एक एक लाइन पे आप गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। अगर ये मैग्नेट नजदीक जा रहा है तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो इंटर करने वाला बी फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है? बोलो है या नहीं? अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो क्या बोल सकते हो कि इंटर करने वाला बी फील्ड डिक्रीज कर रहा है? अगर ये मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि बाहर आने वाला बी फील्ड इंक्रीज कर रहा है।
और ये अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि बाहर आने वाला बी फील्ड डिक्रीज कर रहा है। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी दैट कि अगर बी फील्ड, ये कोई डाउट किसी को तो बोल दो, अभी आगे अभी और भी अच्छी चीजें आ रही है, बोलो कोई डाउट किसी को? अरे यार हाँ ना बोल दे, कुछ आगे बढ़े कि रुके, बताएं क्या करें। नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब सुनो, अगर नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या इस फेस पे नॉर्थ डेवलप होगा? जैसे ही स्पेस पे तुम बोलेगा नॉर्थ डेवलप होगा तो तुम बोल सकते हो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तभी ना नॉर्थ डेवलप होगा। जब ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या इस फेस पे साउथ डेवलप होगा? तो आप जब यहां साउथ डेवलप करेंगे तो साउथ को थोड़ा कर्सिव राइटिंग में लिखिए, अपने आप एरो डालने से आपको एक तरह से करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा क्लॉकवाइज। साउथ दूर जा रहा, बोलो क्या डेवलप होगा? नॉर्थ डेवलप होगा। अपोज करना है, नहीं जाने देना है। तो नॉर्थ डेवलप करो यहां भी, तो क्या करंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज। साउथ दूर जा रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। यहां साउथ नजदीक आ रहा था ना, यहां साउथ नजदीक आ रहा था ना। यहां साउथ नजदीक आ रहा है, देखो ये नजदीक आ रहा है ना, तो साउथ में डेवलप होगा। अरे बोलो समझा? यस सर। यस सर। तो साउथ डेवलप होगा अपोज करने के लिए, तो क्या साउथ की वजह से करंट लिखेंगे क्लॉकवाइज। और फिर देखो यहां साउथ दूर जा रहा है तो क्या यहां नॉर्थ डेवलप होगा? मोशन का अपोज करना है, मोशन का अपोज करना है। फिर से ये क्वाइल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये व्हाइट वाला नॉर्थ है, ये व्हाइट वाला नॉर्थ है और ये इधर वाला साउथ। जब नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि इसको नॉर्थ बना दे, ताकि नॉर्थ को नजदीक आने से रोका जाए, नॉर्थ को नजदीक आने से रोका जाए। नॉर्थ डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहां साउथ डेवलप हो जाएगा, करंट होगा क्लॉकवाइज। दूर नहीं जाने देना, दूर नहीं जाने देना, दूर नहीं जाने देना, साउथ डेवलप करेंगे, क्लॉकवाइज करंट करेंगे। अब यहां देखो साउथ, अगर ये मेरा मान लो साउथ हम लोगों को नजदीक आ रहा है, साउथ नजदीक आ रहा है तो साउथ डेवलप हो जाएगा, साउथ क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। साउथ को नजदीक नहीं आने देना, नजदीक नहीं आने देना। और अगर ये साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, दूर नहीं जाने देना। मतलब जो भी तरह का चेंज आप मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी कॉइल से रिलेटेड करते हैं, वहां एक ईएमएफ डेवलप होता है जो उस चेंज को अपोज करे। देखो ये नॉर्थ नजदीक आ रहा था तो ये करंट ऐसे स्टैब्लिश करेगा, ये करंट ऐसे स्टैब्लिश करेगा कि इसका बी फील्ड उसको रोके, इसका बी फील्ड उसको रोके, ये बी फील्ड इंड्यूस्ड है, रोके। करंट कैसा? नॉर्थ नजदीक आ रहा है, नॉर्थ डेवलप कर दो, करंट कैसा? करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ डेवलप करो, करंट कैसा? क्लॉकवाइज। आपका काम क्या है, आपको यहां सोचना है। कोई भी कॉइल में अगर इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, बोलो एक बार क्या बोले? कोई भी कॉइल में अगर इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, बोलो एक बार कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया?
कोई भी कॉइल में अगर इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अगर किसी कॉइल में इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी कॉइल में इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया तो करंट होगा क्लॉकवाइज। अगर बाहर निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया तो करंट होगा क्लॉकवाइज, और अगर बाहर निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? ये चार लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्लीज आस्क कि सर ये कैसे हुआ। कोई नहीं? चलिए फिर सुनिए, अगले दिन जब आप बैठिए, हम यहीं पे रुक रहे हैं, हमको मालूम है कि आपको ये चीज कितना ज्यादा है ना, आपको समय देना पड़ेगा इस पर। आप ये चार लाइन याद करके बैठिएगा अच्छे से, इसको समझ के। हम फिर से बता रहे हैं, इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज किया तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, इंटर करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज किया करंट क्लॉकवाइज, बाहर निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज किया करंट क्लॉकवाइज, और बाहर निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज किया करंट एंटी क्लॉकवाइज। क्या इन चारों में किसी को कोई डाउट? चलिए, अगले दिन जब बैठिए प्लीज इसको पढ़ के बैठिए, क्योंकि इसके आगे सब कुछ यही है। जो पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे, सब कुछ यही है। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल में हम इसको समझा दे। देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट। आप देखो, ये करंट कांस्टेंट है, ये करंट कांस्टेंट है। इस करंट की वजह से राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स बोर्ड के अंदर है या बाहर? बोलो, बोलो, अंदर है या बाहर? आवाज आ रही है? सर अंदर है। अंदर, इधर में सारा बिफिल अंदर है। अगर आप इस कॉइल को ऊपर ले जाते हैं तो क्या इसका बिफिल बदल रहा है? नो सर। तो याद रखिएगा, इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। और अगर आप इसको राइट ले जा रहे हैं तो इंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा। घट रहा है। तो इंटर करने वाला फ्लक्स अगर घटेगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर याद नहीं किए हैं। इंटर करने वाला फ्लक्स अगर घटेगा देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। ओके, तो जब ये राइट की तरफ जा रहा है, इंटर करने वाला क्रॉस फ्लक्स डिक्रीजेस, करंट इज क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज, करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आप वो चार लाइन याद करके बैठिएगा, तब अगले दिन से यहां से आगे बढ़ेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आज का क्लास यहीं रखते हैं। आपको नोट्स भेज दे रहे हैं, सब कुछ चला जाएगा। आप बस अगले दिन जब बैठिएगा तो इतना सब पढ़ के बैठिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, थैंक यू, गुड नाइट। नेक्स्ट डे के लिए आगे, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।